तो उसी प्रकार नेपाल का भी है और उसी तरह बांग्लादेश का भी है। तो बांग्लादेश का कितना हो गया 3677। अब उसी प्रकार जन्म के समय संभावित आयु कितना है इसका 2017 में 72.8। ठीक है। अब विद्यालय की औसती आयु जो है सो 25 वर्ष का उसके अधिक जो है 2017 में था 5.8। अब विश्व के मानव विकास सूचकांक अब है 136। तो स्रोत मानव विकास रिपोर्ट 2018 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क का जो हम लोग चार्ट देखें तो इसी तरह चार्ट जो है सो बनता है। अब टिप्पणी HDI का अर्थ है कि मानव विकास सूचकांक है ना। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 189 देशों में से एक है। अब दूसरा देखेंगे कि जन्म के समय संभावित आयु जैसा भी कि नाम से स्पष्ट है व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। अब देखेंगे थर्ड में प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में भी की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 भी किसी देश में से सामान्य मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। जब हम किसी निर्यात और प्रयात जो कि किसी भी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं है ना, आयात और निर्यात जो करते हैं हम लोग तो है ना, तो उपनिवेश उसको कहते हैं। अब हम लोग सेकंड में आते हैं। तो क्या यह आश्चर्यजनक ही है हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका है हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है कि तालिका 1.6 यह भी दर्शाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है फिर भी वे भारत से आयु संभावित में पीछे नहीं हैं। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिक के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। अब क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास के आप में मापने की कुछ और पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। अब देखेंगे कि विकास की धारणीयता। अब हम विकास की धारणीयता, तो धारणीयता किसे कहते हैं, आइए हम इसके विषय में जानते हैं। हम किसी विकास को जिस तरह से परिभाषित करें, अभी वे एक मान ले कि एक विशेष के देश के काफ़ी विकसित हैं। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है। लेकिन 20वीं सदी से उत्तरार्ध के बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। तो हमने विश्व के अपने पूज्य के उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया जा रहा है, हमने उसे अपने बच्चे के उधार लिया है। तो अब देखेंगे कि हम इन्हें निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब हम इससे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 में देखेंगे। पहले उदाहरण नंबर 1 में तो अब हम इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि उदाहरण नंबर 1 में देखेंगे कि भारत के भूमिगत जल। तो भारत के भूमिगत जल में देखेंगे कि हाल में प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपरोक्त उपयोग होने का गंभीर संकट है। अब देखेंगे 300 जिलों में सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी की स्तर 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपरोक्त उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि में समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों पर कुछ तटीय क्षेत्रों और तेजी से विकास होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर है। देखिए कि इसमें जो 20 साल पहले जो 4 मीटर से अधिक गिरावट आई थी पानी में, तो देखिए कि ये जो है सो भूमि है।
अब यहाँ से देखिए एक मैंने समझिए कि एक तरह कुआं है, ठीक है। यहाँ से देखिए पानी जो है सो यहाँ से वहाँ तक लहरिकल लेना पड़ता है। तो सोच लीजिए कि कितनी की गिरावट आई, ठीक है। तो भूमि स्तर, अब यहाँ देखिए क्या देखें आप कि 25 वर्षों में देश के 60% भाग साधन की अति उपयोग कर रहा है। भूमि जल, अब देखिए कि जितने भी जल की जो मैंने कि पारंपरिकता है वो सब माने कि जल से जितने भी सिंचाई वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे कहीं कहीं देखते हैं ऐसे ऐसे स्थानों को, माने जगह जगह का ऐसा डिपेंडी एरिया है ना, कि हम लोग का जैसे कि इस जगह पे हम लोग का देखिए कि 5 फीट में यहाँ आ गया। झारखंड में है कि जो है सो वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे जो है सो माने कि डीप में वहाँ पे बोरिंग करने में बहुत काफ़ी कठिन होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पथरे इलाका है, वहाँ पे पानी थोड़ा डीप में होते हैं। कहीं कहीं बहुत जल्द भी माने कि वहाँ पे 10 फीट में पानी आता है, 40 फीट में पानी आता है, 100 फीट होता है, 120 फीट होता है। कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ कि वहाँ पे जैसे बोरिंग कर रहे हैं वहाँ पे पत्थर मिल जा रहा है, उससे 10 फीट हट करके अगर करते हैं तो वहाँ पे जो है सो हमको 100 फीट में ही पानी मिल जा रहा है। वहाँ पे 150 फीट की है तो वहाँ पे हमारा सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये जगह जगह की बात है। तो उसी तरह आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भूमि जल का अति उपयोग हो रहा है? क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। बिना जल के उपयोग के बिना विकास हो सकता है? नहीं हो सकता है। ना सिंचाई होगी, ना कोई फसल होगा, ना सब ऐसे सूखा मरा पड़ जाएगा। हम लोग तो जीवित नहीं रह पाएंगे जल के बिना, तो फिर तो सिंचाई तो अलग की बात है, ठीक है। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी है जो कि यहाँ से पानी लेते हैं और ले करके अपना जितना भी भरण पोषण होता है वो जो भी करना होता है वो करते हैं, ठीक है। तो जल के बिना हम लोग उपरोक्त कोई भी काम को हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि भूमिगत जल नवीनीकरण का साधन, उदाहरण के फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमि जल का अधिक बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति के अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इन साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरण साधन वे होते हैं जो वर्ष से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी हमें ऐसे एक नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार से वृद्धि करते, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएगा। अब देखेंगे कि उदाहरण के लिए एक मैं आपको समझा दूं। उदाहरण के लिए हम जमीन के जो कच्चा तेल निकलते हैं वहाँ एक गैर नवीनीकरण संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल जा सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी न हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रही है। नीचे दी गई तालिकाओं को देखिए। अब देखिए नीचे दी गई तालिकाओं को। उदाहरण नंबर 2 पे देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन माने कि कैसे उसका दोहन हुआ। दोहन का मतलब क्या होता है? दोहन का मतलब क्या होता है जी? तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। तो दोहन क्या है, संसाधन क्या है? तो हम सबसे पहले इसके विषय में जानेंगे। दोहन है कि जैसे कि जो हर एक चीज़ों को माने कि ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़ों को देखिए। सबसे पहले अब देखेंगे कि तालिका 1.7 कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार। तो एक चार्ट तैयार किए। तो चार्ट में 1 2 3 है ना, 3 कॉलम्स की चार्ट होगी। वहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्षेत्र देश भंडार 2017 1000 मिलियन बैलेट भंडारों के चलते ही अवधि वर्षों में अब एक मध्य पूर्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जैसे कि मध्य पूर्व एक जगह होगी, क्षेत्र है, और इसमें कितना है 1000 मिलियन भंडार। इसमें कितना तेलों कच्चे तेल की मात्रा कितना है वहाँ पे अतिरिक्त भंडार में है, स्टोरेज कितनी है उसकी, तो 807.7, ठीक है। भंडारों से के चलते अवधि वर्षों में, यानी कि वर्षों में कितना हुआ तो 70%। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिए वही कितना है भंडार मिलियन कच्चे तेल की 50 यानी 50। अब है कि भंडारों के चलते अवधि कितना है इसमें 10.5 यानी कि 10.5। अब देखिए कि विश्व में पूरे वर्ल्ड में कितना है 16,906
6.6 है ना, 1696.6। अब देखिए कि उसी तरह निम्न यहाँ पे कितना हो गया 50% 2 है ना, तो 50.2 वर्ष जो है सो यहाँ पे युक्तियुक्त भंडारों की अवधि वर्षों में इतना जो है सो डेवलप किया। अब स्रोत बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी जून 2018 पृष्ठ 12। यह तालिका कच्चे तेल की भंडारों की अनुमान कॉलम 1 को दर्शाती है कि अधिक महत्वपूर्ण यह भी की जाती है कि बताती है कि कच्चे तेल का उपयोग वर्तमान दर पे चालू रहे तो यह भंडार कितने वर्ष चलेंगे, यह संपूर्ण विश्व के लिए, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थिति हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं हैं। तेल की कीमत बढ़ती है तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे ऐसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं कि विकास की धार्मिकता का प्रश्न, इसी प्रकृति की प्रक्रिया के बारे में भी कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर दे सकती हैं। क्या किसी देश के विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? चर्चा कीजिए। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपयुक्त स्थिति को कैसे देखते हैं? देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं? पूर्वानुमान का मतलब होता है कि जो हम कर सकते हैं और आने वाले पीढ़ियों को हम सब जान सकेंगे। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो है सो कच्ची तेल की जो है ना वो श्रृंखला है ना, वो यहाँ पे अतिरिक्त माने कि कैसे वहाँ पे मैंने विकसित किया गया था उसका दिखाया गया है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। यह भी एक क्षेत्र का देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सब का भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञात ज्ञान का नए क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और एवं अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास का प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला है। प्रश्न है कि हर व्यक्ति में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने का नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। तो हम सब इतना जान चुके हैं। तो आज का क्लास इतना ही हम सब जान चुके हैं। अब देखेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।